हम सब ने ये अपनी डेली लाइफ में ये चीज़ सुनी होगी कि हर लड़ाई या जंग जदल के पीछे तीन वजूहात होती हैं। ज़मीन और ज़र। यानी कि अगर सिंपल लफ्ज़ों में बोला जाए, या तो उस लड़ाई के पीछे जो वजह बनेगी वो औरत होगी, यानी ये औरत को लेके क़िताल होंगे या जंग हो रहे होंगे, या किसी स्पेसिफिक लैंड की वजह से हो रही है, ज़मीन की वजह से हो रही होगी, या फिर उस जंग की या फितने फसाद की वजह जो है वो माल और दौलत होगी। यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि मान लिया कि ये तीन वजूहात हो सकती हैं किसी भी जंग को शुरू करने के लिए या किसी भी लड़ाई को शुरू करने के लिए। मगर सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जब भी ये लड़ाई होती है तो लड़ाई करने वाला कौन होता है। हमने हमेशा ये देखा है कि लड़ाई मर्दों के दरमियान में होती है। यहाँ पर मेरे कहने का मकसद ये नहीं है कि लड़ाई अगर मर्दों से होती है या मर्द करते हैं लड़ाई, कि इसके जिम्मेदार भी मर्द ही हैं। बल्कि हम आज इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी माशरे के अंदर जंगो जदल और फितने फसाद होते ही क्यों हैं। यहाँ पर मैं किसी भी जिन्स को जंगो जदल और लड़ाई झगड़ों फितने फसाद का महवर या वजह नहीं बनाना चाहता। ना उसको मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि ये सारी जंगो जदल किसी एक खास जेंडर की वजह से होती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंसानी माशरे में मर्द की हाकमियत हमेशा से रही है, और इसकी वजह ये नहीं है कि मर्दों ने कोई एक खास सिस्टम बनाया हुआ है जो औरतों को ऊपर आने नहीं देता है, या औरतें इस लायक नहीं है कि वो ऊपर आ सकें। कुदरती तौर पे मर्द को ताकत हासिल है जिसकी वजह से वो अपनी सोसाइटी को डिफेंड करते हैं और बचाने की कोशिश करते हैं। हम सब ये बात जानते हैं कि इंसानी वजूद एक तवील इर्तिखा से गुजरा है, और इस इर्तिखा ने इंसान के वजूद के अंदर बहुत सारी चीज़ों को डेवलप किया है जिसके बाद आज का इंसान वजूद में आया है। तो हम इसी नुक्ते नज़र को बुनियाद बना के आगे चलेंगे और समझने की कोशिश करते हैं। जब हम इब्तदाई इंसानों को देखते हैं तो उसके अंदर हम साफ तौर पे ये देख सकते हैं कि मर्द और औरत की जिम्मेदारियां बहुत क्लियरली डिफाइंड हैं। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसानों के अंदर ऐसा होता है, ये जानवरों के अंदर भी यही चीज़ होती है। और यही वजह है कि जिसको कुदरती तौर के ऊपर अपनी सोसाइटी की प्रोटेक्शन करनी थी, उसके पास जो है फिजिकल पावर होना या फिजिकल जो है स्ट्रेंथ होना वो लाजमी था। इसीलिए कुदरती तौर के ऊपर नर जो जेंडर होता है उसके अंदर कुदरत ने ताकत रखी है ताकि वो अपनी सोसाइटी की, अपने खानदान की, अपनी नस्ल की हिफाजत कर सके। जिसका मतलब है ऑलरेडी दोनों जेंडर्स की ड्यूटी पहले ही से डिफाइंड है कि जो नर होगा उसने अपने खानदान को प्रोटेक्शन देनी है, और जो फीमेल होगी उसने अपने नेक्स्ट जनरेशन की परवरिश करनी है। अगर दोनों जेंडर में से किसी एक जेंडर ने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं किया तो ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई भी स्पीशीज अपने वजूद को बरकरार रख सके। ये अब बात इंसानों के ऊपर भी लागू होती है कि अगर मर्द अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं निभाते, या जो नर हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं निभाते, तो भी इंसानी माशरा इर्तिखा नहीं पाता, या जिस मकाम के ऊपर आज हम हैं उस मकाम तक नहीं पहुंचते। और अगर फीमेल जेंडर जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही इस तरीके से नहीं निभा रहा होता तो आज हमारा माशरा इस मकाम पे नहीं खड़ा हुआ होता। गोया दोनों जेंडर्स जो हैं वो अपनी जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते रहेंगे, कोई भी माशरा आगे फरोग पाता रहेगा। अब चाहे वो इंसानों का माशरा हो, जानवरों का माशरा हो, इसके अंदर दोनों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना लाजमी है। अब जैसा कि मैंने कहा कि इंसान के अंदर जो मर्द जेंडर है उसके पास कुदरती तौर पे ताकत मौजूद है। तो उस कुदरती ताकत का मतलब ये नहीं है कि वो अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए उस ताकत का इस्तेमाल करे, बल्कि उसका एक्चुअल पर्पस ये था कि वो अपने खानदान, अपनी सोसाइटी की प्रोटेक्शन कर सके। तो फिर यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई शख्स ताकतवर है तो वो किस तरीके से उस ताकत का सही इस्तेमाल कर सकता है। तो इसका जवाब ये है कि जब तक ताकतवर अपने आप को किसी भी इखलाकी पाबंदी या इखलाकी कानून के तहत नहीं समझेगा, तब तक वो अपनी ताकत का सही इस्तेमाल नहीं कर सकता है। वो हमेशा अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करेगा और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करेगा। जो भी कमज़ोर होगा वो ताकतवर अपनी ताकत के बलबूते पे उसको झुकाने की कोशिश करेगा, अब चाहे वो औरत हो या कोई और।
اب اسی کلیے کو اگر آپ کسی بھی چیز کے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں تو آپ کے سامنے یہ بات کلیئر ہوگی کہ جو بھی طاقتور ہوگا وہ اگر اپنے آپ کو اخلاقی باؤنڈنگ کے اندر نہیں سمجھتا، تو اب چاہے عورت ہو، کوئی مرد ہو، کوئی قوم قبیلہ ہو، تو وہ ہمیشہ اپنے سے کمزور قوم کو، قبیلے کو یا جینڈر کو دبانے کی کوشش کرے گا۔ یہاں پر اکثر لوگ جو اسلام کے اوپر سوال کرتے ہیں کہ اسلام میں مردوں کو تو بہت سارے فوائد دیے گئے ہیں مگر عورتوں کے لیے کوئی ایسے فوائد نہیں ہے، تو میں یہاں پر ایک چیز کی اور وضاحت کرنا چاہوں گا کہ صرف اسلام کے اندر آپ کو چیز نہیں ملے گی، یہ چیز آپ کو دوسرے مذاہب میں بھی ملے گی، اور وہ پابندیاں اس لیے نہیں ہیں کہ عورت کے ساتھ کوئی ناانصافی کرنی ہے اور مرد کو جو ہے کوئی اسپیشل فوائد دینے ہیں۔ تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ مذاہب جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی معاشرے کے اندر بیلنس برقرار رکھنے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ تو جیسے کہ میں نے کہا کہ مرد کے پاس قدرتی طور کے اوپر طاقت ہے کیونکہ اس کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ اپنے معاشرے اپنی قوم کی حفاظت کرے، تو آپ کس طریقے سے ایک طاقتور کو اس بات پہ آمادہ کریں گے کہ وہ کمزوروں کے حقوق کو پورا کرے، ان کے اوپر ظلم و ستم نہیں کرے، اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں کرے؟ تو ڈیفینیٹلی اس کو کوئی نہ کوئی بینیفٹس آپ کو دکھانے پڑیں گے، اس کو بتانے پڑیں گے کہ یہ بینیفٹس ہیں اگر آپ نے اپنی نفسانی خواہشات پہ چلتے ہوئے اپنی طاقت کا غلط استعمال نہیں کیا اور معاشرے کی فلاح اور بہبود کے اوپر کام کیا، تو آپ کو یہ فوائد ملیں گے۔ تو ڈیفینیٹلی جو طاقتور ہوگا اس کو ہی آپ نے بینیفٹس دکھا کے کنٹرول کرنا ہوگا۔ تو یہاں پر کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ یہ تو لالچ ہوئی کہ آپ کسی کو لالچ دے کے جو ہے کوئی کسی چیز کی طرف آپ موٹیویٹ کرنے کہ آپ یہ کام کرو۔ تو یہاں پر آپ کو ایک اہم نقطہ سمجھنا ہوگا کہ یہ لالچ جو ہے انسانی فطرت کا حصہ ہے، اور جو جو چیزیں اس کی فطرت کا حصہ ہے، اسلام یا کوئی بھی مذہب آپ کو ان چیزوں سے روکتا نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر کس طریقے سے بیلنس وے میں آپ کو چلنا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے کہ وہ کیا طریقہ کار ہیں جن کو آپ اپنا کے اپنے آپ کو اپنی فطرت کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اب اگر آپ اس فارمولے کو کسی بھی چیز کے اوپر اپلائی کریں گے تو آپ کے سامنے یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ لائک کہ دولت کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، آپ دولت کمائیں، مگر اس کی کوئی اخلاقی حدود ہوں گی جس کے تحت اگر آپ دولت کما رہے ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے کسی اپوزٹ جینڈر کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں تو یہ فطری بات ہے، بٹ اس کا ایک ڈیفائنڈ وے آپ کے پاس موجود ہوگا اور آپ اس کے اوپر عمل کریں گے تو آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم نہیں آئے گی، آپ کی سوسائٹی میں کسی طرح کی کوئی پرابلم نہیں آئے گی۔ تو اسی طریقے سے لالچ بھی انسان کی فطرت کا ایک حصہ ہے، اور اس فطرت کے حصے کو آپ نے اگر صحیح طریقے سے کنٹرول کیا تو آپ اپنے معاشرے کو صحیح ڈائریکشن میں چلا سکتے ہیں اور معاشرے کے اندر ایک بیلنس برقرار رکھ سکتے ہیں۔ یہاں اگر کسی کو لگتا ہے کہ میں اپنی باتوں کو مذہب کی طرف موڑ رہا ہوں تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کوئی ایک ایسا طریقہ بتا دے جس کے اندر وہ طاقتور کو مجبور کریں کہ وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال نہیں کرے۔ یقینی طور پہ ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہوگا کہ آپ ایک طاقتور کو کس طریقے سے جو ہے باؤنڈ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال نہیں کرے۔ بھائی آپ کے پاس اگر طاقت ہے تو میری مرضی میں جو چاہے کروں، بٹ اخلاقی پابندیاں وہ چیزیں ہوں گی جو مجھے باؤنڈ کریں گی کہ میں اپنی طاقت کا غلط استعمال نہیں کروں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کوئی قاعدہ قانون بنا دیا اور وہ طاقتور اس چیز کو ایکسیپٹ کر لے گا اور جیسا آپ چاہ رہے ہیں وہ مان بیٹھے گا۔ جب تک کہ وہ طاقتور اس قاعدے قانون کو اپنے لیے مقدس نہیں سمجھے گا، ویلیویبل نہیں سمجھے گا، تب تک وہ اس چیز کو ایڈاپٹ نہیں کرے گا۔ کوئی بھی قاعدہ قانون بنا کے آپ کمزور کے اوپر تو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن بھی نہیں ہے کہ وہ انکار کرے، مگر طاقتور کے لیے یہ قانون جو ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہوگا۔ مگر یہ بات جو ہے اخلاقیات کے ذریعے آپ امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں۔ یہاں پر اخلاقیات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اچھی اچھی باتیں کریں اور اپنے آپ کو بہت پریزنٹ کریں کہ میں بہت اچھا ہوں، بلکہ یہ معاشرے کے اندر ڈیفائنڈ جو اصول ہوتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اور یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج آپ نے کوئی ایک اصول ڈیفائن کر دیا اور کسی طاقتور نے اس کو ایکسیپٹ کر لینا ہے۔ یہ گریجولی اس کی تربیت کا حصہ ہوگا۔ جب وہ بچپن سے ایک سرٹن معاشرے کے اندر پروان چڑھے گا جہاں پر اس کو یہ چیز سکھائی جائے گی کہ اپنی طاقت کا غلط استعمال نہیں کرنا ہے، دین وہ اپنی طاقت کو صحیح چیزوں کے لیے استعمال کرے گا۔ کیونکہ پہلے کے زمانے میں
ताकत का महवर जो है जिस्मानी ताकत होती थी, इसलिए मर्द का राज कायम हो गया। उसके बाद कबाइल आए और कौमें बनी, तो वहाँ पर भी जो जंगें होती थी उसके अंदर जिस्मानी ताकत की इम्पोर्टेंस थी, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि मर्द राज ही कायम रहा। मगर आज के ज़माने में फिजिकल स्ट्रेंथ वो अहमियत नहीं रखती जितनी कि ये बात अहमियत रखती है कि आप इस सोसाइटी में किस पोजीशन के ऊपर मौजूद हैं। क्योंकि आज का माशरा डिफरेंट सेगमेंट्स और डिफरेंट इदारों के तहत चलता है, तो अब ताकत जो है वो इदारों के पास मौजूद है और उस पोजीशन के पास मौजूद है जो उस इदारे को लीड कर रहा होता है। इसलिए अब ताकत का जो महवर है वो बदल चुका है। तभी आप ये देखते हैं कि जो इदारों में बैठे हुए हैं, अब चाहे वो मर्द हों या ख़वातीन हों, अगर वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं तो वो उसका गलत इस्तेमाल करते हुए ही जुल्म सितम कर रहे होंगे। तो यहाँ से मैं ये बात इस्टेब्लिश करना चाहूँगा कि अगर आप आज औरतों के ऊपर जुल्म सितम होते हुए देखते हैं, तो उसकी वजह ये नहीं है कि वो औरत हैं, उनकी सिर्फ औरत होने की वजह से उनके ऊपर जुल्म नहीं हो रहा, बिकॉज कि वो माशरे के अंदर एक कमज़ोर पोजीशन के ऊपर हैं। अब माशरे में जो भी कमज़ोर पोजीशन के ऊपर होगा उसके साथ जुल्म ज़्यादती होगी। अब चाहे वो गरीब हो, बच्चे हों, ख्वाजा सारा हों, या माशरे का कोई भी ऐसा तबका जो उस पूरी सोसाइटी के अंदर कमज़ोर पोजीशन हो और वो अपनी बात को सही तरीके से आगे प्रेजेंट नहीं कर सकता हो या उसको मौके नहीं मिल रहे हों, तो उसके साथ जुल्म ज़्यादती हो रही होगी। और इसको कंट्रोल करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि आप इखलाकी तरबियत करें अपने माशरे की। क्योंकि जब तक आप इखलाकी तरबियत नहीं करेंगे, ताकतवर कभी भी अपनी ताकत को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, वो छोड़ेगा नहीं, वो हमेशा ये समझेगा कि ये मेरा राइट है, जो मैं कर रहा हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ। इसीलिए पहले ज़माने के अंदर जो जंगें होती थीं उसका महवर 3 वजूहात होती थीं, ज़न, ज़मीन और ज़र। क्योंकि ये चीज़ें तो हमेशा से माशरे के अंदर मौजूद होती हैं, चाहे वो पास्ट का माशरा हो या आगे आने वाला माशरा। सिर्फ और सिर्फ जब भी लड़ाई होगी उसकी बुनियादी वजह यही होगी कि ताकतवर अपनी नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करना शुरू कर देता है और उसके हुसूल के लिए तमाम लिमिट्स को क्रॉस करता है, और वो उसमें इस तमीज़ को भूल जाता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। इसीलिए ज़मीन जो है पहले ज़माने में अपने आपके इख्तियार को रिप्रेजेंट करती थी, माल पर कब्जा आपकी ताकत की रिप्रेजेंटेशन थी, और जो आपने कंट्रोल हासिल करना है उसको फ्यूल करने के लिए भी दौलत की ज़रूरत होती थी। तो आज भी अगर आप देखते हैं तो जो ताकतवर नेशंस हैं या कौमें हैं वो कमज़ोर ममालिक के ऊपर हमले करके उनके वसाइल के ऊपर कब्जा करती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अमेरिका क्योंकि अपने आप को ताकतवर मुल्क समझता है, तो वो अपने से हर कमज़ोर मुल्क के ऊपर हमला करता है और उसके वसाइल के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करता है। जब तक ताकतवर खुद को इखलाकी बाउंडिंग्स के ताबे नहीं समझेगा, वो इसी तरीके से जुल्म ज़्यादती करता रहेगा और वो अपने जुल्म को जस्टिफाई करने के लिए कोई ना कोई वजह ज़रूर लाजमी पेश करेगा। जैसे कि हम ने माशरे के अंदर यही बात सुनी कि जन, ज़मीन और ज़र जो है वो वजूहात होती हैं, तो दरहकीकत वो वजूहात नहीं हैं,